हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चंस की, जिसमें कि हमारी कोशिशें हैं कि उत्तराखंड पुलिस का जो रिटन टेस्ट है जो कि 15 दिसंबर को होना है, से पहले पहले हम यूके पीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक बार आपके साथ जरूर कर दें। ठीक है, तो इस पे हमारा सारा फोकस होने वाला है। किस तरह से करेंगे ये तो आप सबको समझ में आ ही रहा है कि हम यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये आपने सही से समझ लेना है, एक बार इनको गो थ्रू करना है और हमारे साथ रेगुलर रहना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि आप ये पूरा का पूरा सेशन आप हमारे साथ करते रहें डेली। थोड़ा 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 रीजनिंग अगर आप करते रहेंगे तो रीजनिंग में आपके 50 नंबर लाना आसान हो जाएगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और चीज हमें जो समझनी होगी कि यूके पीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्हें समझने में आपको हेल्प होगी कौन वो एक्सपर्ट इंसान है जो रीजनिंग के क्वेश्चंस बना रहा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग एक बार आपको हो गई ना कि क्या ही पूछता है वो आदमी, या उनकी जो टीम है वो क्या ही पूछ रही है, किस तरह के सवाल पूछ रही है, किस लेवल के सवाल पूछ रही है, तो भैया जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया आ गया पेपर में। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने किए हुए ही थे। तो अगर किए हुए थे तो फिर नंबर कैसे नहीं आएंगे। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपने रीजनिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं किया है, कुछ टॉपिक आपको लगता है कि आपके रह रहे हैं, तो पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर जाकर आप हमारा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज लगभग लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं। वहां से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वेश्चंस करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7:35 बजे किसी घड़ी का दर्पण बोले तो मिरर इमेज क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, बार बार मैं इस चीज को समझाता हूं, जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा जाए, कौन सी इमेज पूछी जाए, मिरर इमेज पूछी जाए, किसी भी टाइम की मिरर इमेज जब भी पूछी जाए, तो भैया आपने 11:60 में से उस टाइम को घटा लेना है। और अगर आपसे वाटर इमेज में टाइम पूछा जाए तो आपने किस में से घटा लेना है, तो आपने कहना है 6:30 में से घटा लेना है, या 18:30 में से घटा लेना है। ठीक है, तो पहले जो सवाल है वो मिरर इमेज का है, तो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद इसकी भी बात कर देंगे। और मेरी हमेशा कोशिशें ये होती है ना कि क्वेश्चन अगर एक तरह का आया तो उससे रिलेटेड दूसरा क्या सवाल पूछा जा सकता है उसे भी डिस्कस कर दूं, ताकि अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आपके पास वो कॉन्सेप्ट, वो अंडरस्टैंडिंग पहुंच जाए जो एग्जाम में जरूरी है। कि आप पाठशाला ऋषिकेश पर आए हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट, केवल एक क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड जितना भी पैकेज होता है वो देने की मेरी कोशिशें होती हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने कहा कि 11:60 में से घटा लो। यहाँ पे आपने देखा 7:35 था, घटाया मैंने जब, तो शून्य में से 5 घट गया, 5 आ गया, और 5 में से 3 घट गया, 2 आ गया। 11 में से भैया जब हम इसे घटाते हैं तो 4 आता है, तो 4:25 पहला ही ऑप्शन हो गया है। आपने बोला वाजी वाजी वाह, ये तो हो गया हमारा सवाल। मगर दूसरा हमने कॉन्सेप्ट बात की है कि वाटर इमेज को अगर वो पूछ ले कि वाटर इमेज क्या होगा तो क्या ही कह दोगे। तो आप कहेंगे हम 6:30 में से या 18:30 में से घटा करके बताएंगे। अब आपने देखा जो टाइम है वो कितना है, 7:35 है, जो कि 6:30 से तो ज्यादा है। अगर 6:30 से ज्यादा है तो भैया आपने 18:30 से घटाना है। 18:30 से घटाइए, 7:35 को घटा रहे हैं। अब जब आप घटाने जाओगे तो ये 30 में से 35 घटाना मुश्किल है, तो ये 1 घंटा इससे मांग लेगा उधार।
इसके पास 17 हो जाएगा, इसके पास 60 और आ जाएगा, और ये 30 और 60 मिलके 90 मिनट हो गए। 90 मिनट में से 30 मिनट घटाए, 60 और 5 और घटाए तो 55 मिनट यहाँ हो गए। और 17 में से मेरे प्यारे बच्चों ये 7 घटाओगे तो आप कहोगे 10:55 वाटर इमेज में होगा। आ गई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में हम तक वो बात, आपका जो भी कमेंट है, जो भी वो टॉपिक है, वो हम तक जरूर पहुंचाएं कि सर इस वाले टॉपिक में क्वेश्चंस में दिक्कतें होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस करवाने की कोशिशें करें, इस तरह के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप रीजनिंग में लेकर के आए। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं तो फिर आपको लगेगा हाँ हाँ कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को देखिए कि क्या है। एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में चलती हैं। मान लो कि यह हरिद्वार है, एक रेल चल रही है दिल्ली की तरफ और एक ट्रेन चल रही है ऋषिकेश की तरफ, विपरीत दिशाओं में जा रही है। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः इस वाले की 65 किलोमीटर है पर आर, और इधर जो जा रही है ये 55 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। कितने मिनटों के बाद रेलगाड़ियों परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? सवाल ये पूछा जा रहा है। तो आपने कहा कि जब वो 1 घंटे चलेंगी तो वो 1 घंटे बाद ये यहाँ पर और ये यहाँ पर होगी, मतलब इनके बीच की जो दूरियां हो जाएंगी 1 घंटे बाद। 65 में ये 5 जोड़ा, 70 और 50, 120 किलोमीटर की दूरी हो गई। कितने घंटे में? तो आपने बोला सर जी 1 घंटे में। बोले तो 1 घंटे में, बोले तो 60 मिनट में। कोई दिक्कतें नहीं। मगर आपको दूरियां कितनी चाहिए दोनों लोगों के बीच में? तो आपने बोला 150 मीटर की, किलोमीटर की चाहिए, तो आप कहें 1 किलोमीटर की दूरी होगी 60/120 मिनट में। और क्योंकि आपको 150 किलोमीटर की दूरी चाहिए तो इसमें गुणा कर लो 150 से शून्य कट गया। अब ये तो कट जाता, 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75 आ गया। 75 मिनट आपका टाइम लगने वाला है। आपने बोला बहुत ही शानदार सवाल आपने बनवा दिया है। क्लियर हो गया? तो आपने बोला हाँ जी सर क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस तरह के, मतलब आपको ये समझना है कि क्या ही सवाल बन सकता है, किस तरह का सवाल बनता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। विषम जो अलग है उसे आपने बताना है। जैसे लोहार और नेहाई। अब आपने बोला मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने आगे देखना है। बढ़ई और आरी। तो यहां से आपको समझ में आया कि बढ़ई का जो औजार होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो यूज करता है, वो इक्विपमेंट जो है उसका वो क्या है? आरी है, आरी यूज करता है। नाई बोले तो बार्बर जो है वो कैंची यूज करता है। सुनार क्या गहना यूज करता है, औजार उसका गहना है। आपने बोला नहीं, ये बिल्कुल गलत लग रहा है, हमें लोहार और निहाई के बारे में पता कुछ भी नहीं था। मगर फिर भी हम कहेंगे कि ये वाला हम साफ साफ कह देंगे कि ये औजार नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या ही हो जाएगा? डी हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ का जो औजार है हमें नहीं पता, मगर वो औजार ऑर्नामेंट नहीं होता ये हमें पता है, ये कह दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अलग जो था वो बताना था उस सवाल में। अगला एक और सवाल है जिसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम जो है उसे चुनना है। तो आपने कहा कि गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर। तो आपने कहा गाजर, आलू और चुकंदर ये सारी वो सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती हैं। केवल टमाटर एक ऐसी चीज है, टमाटर एक ऐसी चीज है जो जमीन से बाहर होता है, और क्योंकि ये जमीन से बाहर होता है इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट टर्म पूछी जा रही है। सवाल है -1 0 3 8 और क्वेश्चन मार्क। अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आपने हमारी जो सीरीज वाला सेशन है
रीजनिंग का वो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी 3 या 8 आए तो मैं कहता हूं ये किसके पास नंबर हैं, इन पे फोकस आपने करना है। तो आपने कहा जो 3 है वो 2 का स्क्वायर माइनस 1 होता है, जबकि 8 जो है वो 3 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। जैसे ही मुझे ये मिला, मैंने 0 के बारे में कहा कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 के बारे में कहा 0 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। मतलब सीरीज जो शुरुआत से चली थी वो लास्ट तक चल रही है और पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 बोले तो 15 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग पे ये सवाल आता है और आपसे कहा जा रहा है कि वेरी को क्या दर्शाता है। इस पूरे को कोड कर रहे हैं ये, इस पूरे को कोड कर रहे हैं ये, और इस पूरे को कोड कर रहे हैं ये। आपने फोकस किस पे करना है? जो पूछा जा रहा है वेरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने देखा यहाँ वेरी है और कहीं और वेरी नहीं है। मतलब हमें हॉट के बारे में बताना होगा, क्योंकि वेरी कहीं कॉमन है नहीं किसी और में, तो कैसे बता दें कि वेरी क्या है? तो हॉट देखा आपने, हाँ इससे भी तो बता सकते हैं कि कहीं और कॉमन नहीं होगा। तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 6 ही होगा। सीधे ये भी हम कह सकते थे, मगर चलो देखो वेरी के बारे में बताना है तो हॉट देखा हमने, हॉट यहाँ पे और हॉट यहाँ पे है। इस वाले पूरे में और इस वाले पूरे में अगर नंबर में देखेंगे तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो हॉट हो गया 3। फिर आप इस वाले को देखो तो डे भी देख लो, डे इसमें भी और डे इसमें भी है। डे को इस तरह से शो कर रहा हूं अगर मैं, तो आपने कहा दोनों में डे के लिए एक नंबर है, क्या है वो? 5 है, 5 है। तो बच गया 6, तो बचा हुआ बचे हुए के बराबर होगा, मतलब 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, आया समझ में आ गया? इस तरह से सवाल किया जा सकता था। अब ये है, इस बार के सिलेबस में लिखा हुआ भी है, बताया हुआ भी है, तो कैसे ही करेंगे। तो आपने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब इसे जब आप लिखना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है? 40, वो कह रहा है कि चेंज करना है, तो आपने बोला ठीक है कर लेंगे। 40 × 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 60। आपने सबसे पहले जो जिसको चेंज कर रहा है मल्टीप्लाई को प्लस से, तो प्लस से कर दिया भैया। प्लस का मतलब क्या कह रहा है? डिवाइड कह रहा है, डिवाइड लिख लिया भैया। माइनस का मतलब क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है, 6 कर दिया। डिवाइड का मतलब माइनस कह रहा है 60। फिर आपने क्या किया? बॉड मास लगाना है। बॉड मास, बॉड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर प्लस को और फिर माइनस को। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो 40 प्लस इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व किया तो 4 आ गया, गुणा गए 6 माइनस 60, यही है। फिर आपने बोला कि फिर पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया, 4 छके 24 हो गया। ठीक है जी। फिर किसको करना है? प्लस करना है। 24 और 40 कितना हो गया? 64 हो गया। 64 में से 60 घट गया तो कितना ही आ गया? 4 आ गया। 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है, मगर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि नन ऑफ द एबव, तो आंसर क्या ही हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। मैं बार बार कहता हूं कि नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज जब भी किसी क्वेश्चन में आए तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अब किसी बच्चे का आया 4, मगर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं गड़बड़, शायद मैंने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, इनमें से कुछ एक आंसर होना चाहिए, वो इन तीनों में से एक को टिक करके आगे बढ़ जा रहा है। तो ऐसी गलतियां ना करें। यूकेपीएससी के इस पैटर्न को आपने समझना है कि वो आपसे आपका कॉन्फिडेंस चाह रहा है। क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप क्वेश्चन में नन ऑफ दीज को भी टिक कर लो? तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो सही है। अगला क्वेश्चन देखा, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क आया, फिर 46 आया, 100 आया, 210 आया, 432 आया। इसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाते हैं कि सीरीज कुछ
प्यारी सी चल रही है, और अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 3 से 6 तक जाना है और बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं, तो पक्का पक्का कहीं ना कोई गुणा हो रही होगी। आप कहें कि 3 गुणा गए 2 प्लस 2 कर लूं तो 8 आ जाता है, मगर जब मैं 46 का डबल करता हूं तो 92 आता है, प्लस 8 जोड़ते हैं तो 100 हो रहा है। 100 का दुगना करता हूं तो 200 होता है, उसमें 10 जोड़ लूं तो 210 होता है। 210 का दुगना करूं तो 420 होता है, उसमें 12 जोड़ लूं तो 432 होता है। तो आपने बोला सीरीज सही से चलती हुई दिख सी रही है, तो आप क्या करें, 4 का 8 का डबल करें 16, और उसमें कितना ही जोड़ेंगे, आपने बोला 4 जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए। 20 का फिर कितना डबल करें और उसमें कितना जोड़ें, 6 जोड़ें तो 46 आ रहा है, आपने बोला हाँ। तो सीरीज जो एक बार शुरू हुई है वो लास्ट तक वैसा ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर वो पैटर्न शुरू से लेके लास्ट तक एक जैसा एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं ये पैटर्न ढूंढते हुए कि शुरू से लेके लास्ट तक, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पैटर्न को यहां से लेके आए और यहाँ पे खत्म कर दिया, आगे चेक नहीं किया, या पीछे से पैटर्न लेके आए यहां तक पहुंचे खत्म कर दिया, आगे चेक नहीं किया। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। ये गलतियां करने की वजह से आपके क्वेश्चंस में कुछ और अगर आप टाइम दे पाते और उन्हें कर पाते तो कर लेते, मगर क्योंकि आपने पहले ही गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिया कि सीधे आंसर निकाल लूंगा और फिर ये कह दूंगा कि आंसर है, तो इस वजह से चीजें फंस जाती हैं, अटक जाती हैं। ये क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2:5 दिया हुआ है, और इसमें भी 16 जोड़ा जा रहा है और इसमें भी 16 जोड़ा जा रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। अब आप देखोगे कि 2 से 1 हो रहा है, जुड़ करके तो नहीं आ रहा। 5 में 2 हो जा रहा है तो जुड़ करके तो नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे तो 3 है, यहाँ पे देखोगे तो 1 है, इनके बीच के इस डिफरेंस को आपने क्या ही कर लेना है, बराबर कर लेना है। इनके बीच के इस डिफरेंस को आपने क्या कर लेना है, बराबर ही कर लेना है। तो बराबर कीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करो, इधर भी 3 से गुणा करो, इधर भी 3 से गुणा करो, और जब आप ये करते हो तो देखिए क्या होता है। यहाँ 2 था, 2 से 3 हो गया, मतलब आपके हिसाब से 1 जुड़ रहा है। यहाँ 5 था तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी आपके हिसाब से 1 ही जुड़ रहा है। 1 जुड़ रहा है आपके हिसाब से, मगर सवाल के हिसाब से 16 जुड़ रहा है, मतलब 1 का जो मान है वो 16 के बराबर है। तो 2 का मान किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 32 के बराबर होगा। 5 का मान किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो 32 और 80 वाला कोई ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इतना सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता, कुछ और बताओ। तो मैंने ये कहना है कि आपने सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई, 2:5 होना चाहिए, तो इनके बीच में 2:5 है। इसमें दो, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, सब में 2:5 है। तो आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन चेक करनी है जो कह रहा है 16 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। इसमें 16 जोड़ोगे तो 36 हो गया और इसमें 16 जोड़ोगे तो 66 हो गया। क्या अनुपात डबल हो जा रहा है, ये 36 का डबल है क्या, आपने बोला नहीं है, तो इसे बाहर करो। इसमें 16 जोड़ा, 6 जोड़ोगे तो आ गया 34, 44, इसमें 16 जोड़ोगे तो आ गया 86। क्या 44 का डबल 88 है, आपने बोला नहीं है। 16 में 16 जोड़ा तो आया 32, 40 में 16 जोड़ा तो आ गया 56। क्या 32 का डबल 56 है, आपने बोला कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा करते हुए जब आप इस ऑप्शन पे आओगे तो ये ऑप्शन आपसे कह रहा है कि, क्या कह रहा है देखिए, 16 में 32 में 16 जोड़ेंगे 48 आएगा, और जब इसमें जोड़ेंगे तो 96 आएगा। आप कहेंगे 48 का डबल करोगे सर तो 96 आ रहा है, मतलब रेशो 1:2 ही मिल रहा है। तो केवल और केवल एक ऐसा ही ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है जो आपको रेशो 48:96 मतलब 1:2 दे देगा। तो ये हो गया 32 और 80।
ठीक है? 2 तरीके समझ लिए। एक तरीका जिसमें कि मैथ्स लगाई, एक तरीका दूसरा जो बाद में बताया, उसमें हमने अपनी जो समझ है वो लगाई। आप समझदार हैं तो समझ वाले मेथड को लीजिए, मैथ्स वाले हैं, मैथ्स से मोहब्बतें हैं तो मैथ्स वाले मेथड को लीजिए, और हर तरह के बच्चा जिसे मैथ्स आती है या नहीं भी आती है, दोनों तरह के बच्चे इस सवाल को करने में समर्थ है। अगला का सवाल। अब इस तरह से आपको पैटर्न दे देता है, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ करना है कि ये बन जाए, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ करो कि ये बन जाए, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ करो कि ये बन जाए, और इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ करो कि ये बन जाए। तो पैटर्न ढूंढना है। आपने बोला 10 बना रहा है, यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3, 2 और 3 जोड़ोगे 5 होता है, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाता है। आपने बोला कितनी प्यारी बात की। यहाँ पे भी हमने जोड़ा 9 है, 9 को दुगना करते हैं तो 63 होता है, मगर आपने बोला यहाँ तो 63 नहीं है, 9 का डबल 18 होता है। मगर वो यहाँ पे किससे गुणा कर रहे हैं, 7 से, मतलब पहले ही वाले नंबर से गुणा कर दे रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो पैटर्न आपको क्लियर होते जाएंगे, पैटर्न आपको क्लियर होते जाएंगे। जैसे ही आपने फिर यहाँ 11 देखा, तो 11 में किससे गुणा करें, आपने कहा 6 से गुणा करो, 66 हो गया। 8 और 4 जोड़ा 12 आ गया, और 12 अट्ठे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 96 होता है। बिल्कुल सब में चेक करना है, इस चीज का ध्यान रखना। कहीं मालूम चल रहा कि वो पैटर्न शुरू के 2 में तो लग रहा था, आगे के 2 में नहीं लग रहा, और आपने केवल 2 को चेक करके आंसर बता दिया, तो आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पैटर्न आप चेक करें, वो अगर 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, चारों के चारों में चेक करो, क्योंकि सब में वो चेक करवा के ये बतवाना चाहता है कि भैया पैटर्न यही लग रहा। अब आपने क्या करना है, 9 और 7 को जोड़ा तो 16 होता है, 16 को 9 से पहले वाले नंबर से ही गुणा कर रहे हैं, 16 नंबर 144 हो जाता है, तो आंसर हो गया बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारों, देखो, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे, तो आपने अगर स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर देखना है, क्यूब दिख रहा है तो क्यूब दिख रहा है, कोई चीज अगर सुंदर है तो उसमें सुंदरता देखो, कोई चीज अगर सुंदर नहीं है तो उसमें सुंदर नहीं है कि सुंदरता देखो। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा, 25 जो है, 25 वो 5 का स्क्वायर है, और यहां देखा ये 12 का स्क्वायर है। भैया 5 और 12 को देखते हो तो 60 दिखना चाहिए। हमेशा मैं एक लाइन कहता हूं, जो देखना चाहोगे वो दिखेगा। आपको देखना था 60, तो 5 और 12 में 60 देख पा रहे हो। आपने बोला हाँ, 5 और 12 की गुणा कर लो तो 60 आ जाता है। ऐसे ही इसमें अगर आपने 9 का स्क्वायर देखा और इसमें 15 का स्क्वायर देखा, तो आप कहेंगे 9 और 15 का गुणा कर लो तो दिख जाएगा। यहाँ 7 का स्क्वायर है और यहाँ 17 का स्क्वायर है, 17 सतह 119 होता है, मतलब 7 गुणा के 17 करोगे तो मेरे प्यारों कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलेंगे 119 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, तो यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि स्क्वायर्स याद करो, कहां से कहां तक, कम से कम 1 से लेके 20 तक याद करो, और क्यूब कम से कम 1 से लेके 10 तक याद करो। आपको लग रहा होगा कि हर लेक्चर जो मैं लेता हूँ उसमें ये मैं ये बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो ये क्वेश्चन कर लेते हैं या टाइम लेके करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, उनको क्या होता है, वो इन क्वेश्चंस को इसलिए टाइम लगा देते हैं क्योंकि उन्हें स्क्वायर सही से याद नहीं है। तो कम से कम 20 तक याद करो, 20 तक याद है तो फिर 25 तक उन्हें कर लो। करने का तरीका क्या है, एक पेपर पे लिख लो, डेली उन्हें देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कब याद नहीं होंगे। आपने मेरी शक्ल थोड़ी ना याद की, डेली देखते रहे, डेली देखते रहे और याद हो गया। इसी तरह से याद होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति बताइए। अब आपने बोला कि जो स्पीड होती है वो दूरी बटे चाल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? तो डिस्टेंस, आपको ट्रेन जब किसी को क्रॉस करती है तो वो बेसिकली अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। 32 सेकंड में कर रही है, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, जीरो।
अब भैया ये जो आ रहा है ये मीटर में है और ये जो है सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 से भैया ये कट गया 6 बार, 2 से भाई साहब ये कट गया 9 बार, 9 छक्के 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ये सवाल केवल और केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पता होगा और रेल का ये हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा। और अगर आपको नहीं भी पता था तो अब आपको ये पता लग जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि Q की जगह पे क्या आएगा। इस तरह से जल्दी पढ़ा करो, है ना। ऐसे नहीं कि विच नंबर विल कम एट Q इन गिवन। सीरीज दी हुई है, Q की जगह पे क्या आएगा। तो आपने देखा 6, 8, 17। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, मगर क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं तो लिखूंगा। ठीक है। अब आपने देखा कि इनमें क्या किया जाए। मुझे दिख रहा है कि 28 में 2 जोड़ दूं तो 30 हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ दूं तो 19 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दूं तो 8 हो जाएगा। मगर 8 से जब 17 पे जा रहे हैं तो 9 जोड़ रहे हैं, 19 से जब 28 पे जा रहे हैं तो 9 जोड़ रहे हैं, 30 से जब आगे जाएंगे तो 9 जोड़ेंगे और 39 आंसर आ जाएगा। बार बार एक लाइन कहता हूं, सीरीज का जब भी जो कोई क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत से शुरुआत की जाए। शुरुआत से शुरुआत की जाए ये जरूरी नहीं है। आपने हमेशा जहां से भी शुरुआत हो रही है वहां से शुरुआत कर लेनी है। जैसे मुझे 28 और 30 में दिखा, दिख कहीं भी सकता है, कुछ भी सकता है, तो जो दिख रहा है जहां दिख रहा है उस पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन को कर लीजिए। वैल्यू पूछ रहा है तो ठीक है, ये नंबर तो ये है और इसके स्क्वायर को जोड़ना है। इसका स्क्वायर अगर करें, देखो किसी का भी अगर 1 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है, 1 होता है। मगर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगी, 1, 2, 3, 4। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ गई, 4 आ गई। और ये नंबर है 0.01, ऐड करवा रहा है 0.0101। है क्या कोई और ऐसा आप ऑप्शन ऑप्शन। तो आपने बोला हाँ जी सर है। इस तरह से कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कहता 0.01 का क्यूब करो तो पॉइंट के बाद 1 है, केवल 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो जब क्यूब करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएंगी, 2 3 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट यहाँ लगेगा, आप गिन लो भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे थे। बोल रहा है कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया। 1988 को स्वतंत्रता दिवस पता होना चाहिए, 15 अगस्त। अगर ये जनरल अवेयरनेस नहीं पता है तो भैया बहुत ही खतरनाक है। 15 अगस्त की बात की जा रही है, 1988 के इंडिपेंडेंस डे की बात की जा रही है। ठीक है ना। क्या डे था भैया, वेनसडे था, बुधवार था। ठीक है। आपने क्या देखा, आपसे पूछा जा रहा है 1989 को क्या होगा, किसी दिन 15 अगस्त को ही। ठीक, जब भी एक साल आगे जाए तो भैया ये दिन भी एक दिन आगे बढ़ा दो, इतना ही आंसर हो जाएगा। थर्सडे हो जाएगा, बोले तो गुरुवार आंसर हो जाएगा। मगर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो लीप ईयर है, एक दिन और आगे जाना चाहिए। मगर जब भी आप लीप ईयर देखो तो आप ये कहो, क्या इस ड्यूरेशन में 29 फरवरी जो वो एक्स्ट्रा दिन है 1988 का, वो क्या इस ड्यूरेशन में आ रहा है। 15 अगस्त 1988 से लेके 15 अगस्त 1989 के बीच में क्या ये वाली डेट आ रही है। तो आपने बोला नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, इसलिए एक ही दिन आगे जाएगा। सपोज ये दिन आ जाता तो एक दिन और आगे चले जाता और तब आप कह पाते शुक्रवार होगा। मगर क्योंकि ये नहीं आ रहा है इसलिए गुरुवार ही होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा आपने, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है। आपसे कह रहा है कि a इंटू बी बराबर 16। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि गुणा ही हो। ठीक है, बी और सी का कह रहा है कि 24 है, ए और सी का कह रहा है 6 है। मगर पता नहीं है हमें तो हम क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं। 2 बार ए आया तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 2 बार बी आया तो बी इंटू बी।
स्क्वायर हो गया, c इंटू सी करेंगे तो c स्क्वायर आ गया। यहाँ देखोगे तो 16 है, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 छके 24 और यहाँ 6 लिख दूं। ठीक है, अब अगर इसे देखूंगा तो ये तो 4 का क्यूब है, या फिर 8 का स्क्वायर लिख दूं, इसे 6 का स्क्वायर लिख दूं। यहाँ देखूं तो आ जाओ, ये ए, अच्छा जी बदतमीजी करोगे हमारे साथ, समझा रहे हैं कि भैया आ जाओ। ए बी सी का होल स्क्वायर है भैया, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये हट जाएंगे, मतलब ए बी और सी का जो मान आ गया वो 8 छके 48 आ गया कि नहीं आया? आपने बोला। अगर देखें कि ए बी 16 है और ए बी सी आपने निकाला 48 है, तो सी का मान कितना होगा? तो 16 तिया 48 होता है। बी सी का मान 24 है, तो ए 24 दूनी 48 होगा। ए सी का मान 6 है, तो 6 अट्ठे 48 होगा, मतलब बी का मान 8 हो जाएगा। आपसे किसका मान पूछा जा रहा है? ए बी सी का, तो वो तो 48 ही आ रहा था। सपोज वो आपसे कुछ और पूछ लेता कि ए स्क्वायर बी की वैल्यू बताओ, तो फिर आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए थी। अगर पता होती तो आप इजीली इसका आंसर कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। इफ राम को ये लिख रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब नहीं कि राम को लिखने लग गए 18 1 13 या ABCD लिख दिया आपने, ना ना ना, ये गलतियां ना करें ना। सवाल पहले पढ़ें। राम को ये लिख रहे हैं, श्याम को ये लिख रहे हैं, पूछा क्या जा रहा है? माया। तो माया कहीं दिख तो नहीं रही, तो आपने बोला माया। अरे डायरेक्ट कोड कर रहा है शायद, MAYA, 6171, 6171, केवल एक ही ऑप्शन है, सीधे डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग हो रही है। मतलब आर के लिए 4 लिख रहा है, ए के लिए 1 लिख रहा है, एम के लिए 6 लिख रहा है। तो कई बार आसान क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। तो ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं, जो जैसा दिख रहा है, लग रहा है, उसे वैसे ही देखें और चीजें ज्यादा दिमाग लगा के खराब ना कर दें। ये सवाल, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 छात्र भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। कितने? 10। कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? देखो, जो टोटल है इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ प्लस नन, ये याद रखना। टोटल बोले तो टोटल अनुत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं? आपने बोला 15 है। इन a class 15 student failed in इतना, 10 failed in इतना, how many student failed in the class? okay. हाँ ठीक है, तो कितने बच्चे फेल हुए? ये इंग्लिश में क्या कह रहा है? गणित में फेल हुए, तो गणित में 15 फेल हो रहे हैं, भौतिक विज्ञान में 20 फेल हो रहे हैं, और दोनों गणित और भौतिक में अनुत्तीर्ण हुए। कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? इसमें शायद कुछ और डेटा देना चाहिए था मगर नहीं दिया। 10। चलो भैया इसे सॉल्व करते हैं जरा, कितना ही आ गया? 35 में से 10 घट गया तो 25 ऐसे बच्चे आ गए जो फेल हुए। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ये इसकी जरूरत नहीं है इसमें, सीधे सीधे। अरे भैया, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए वो बच्चे इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, तो वो घटा लिए ना, दोनों को जोड़ के ये वाले घटा लिए, तो आ कितने गए? 25 आ गए, तो 25 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7:15 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो एक फॉर्मूला बार बार मैं याद करवाता हूँ, कहता हूँ कि याद कर लो, थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आर। ठीक है, आपने बोला ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, मिनट की जगह देखो आपको 15 मिनट दे रखा है। थीटा क्या है, वो कोण का मान है, एंगल की बात जब वो कर रहा है तो वो थीटा से डिनोट करें। 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है, 15 है। 30 r, 30 × 7, तो भैया ये आ गया आपके पास 165/2 -1, 210, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, -200, इतना। भाई 210.00 में से 82.50 घटा लो, घटाना ही है। तो 0 आ गया, 5 आ गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, 10 में से ये गया, 2 आ गया, और ये 1 आ गया। 127.50 आंसर आ गया। क्या है कोई ऑप्शन ऐसा? तो आपने बोला हाँ सर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100। अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य बोले तो प्राइम संख्याएं क्या होती हैं? वो सारे नंबर जो केवल अपने से और 1 से विभाजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती। तो कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, ये आपने कमेंट में बताना है। मैं लिख देता हूं कौन कौन सी होती हैं, तो लिख रहा हूं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 27, 28, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 67, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 97 है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है जो प्राइम है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 है। काउंट करके बताओ क्या 25 आ रही हैं? क्योंकि 25 आंसर है। कर लेते हैं यार, कहीं गड़बड़ हो जाए। 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 19 और 3 22 और 2 25। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये याद भी होनी चाहिए। कई बार वो पूछता है कि कौन कौन सी है, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है, तो परिभाषा याद रखनी है। वे नंबर जो केवल अपने आप से, सेल्फ से और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करें कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो। हमारा सेशन आपको कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। और किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए रीजनिंग में, स्पेशली रीजनिंग में, उसका कमेंट कीजिए कि सर ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे करवा दें तो मौजा ही मौजा हो जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करने की पूरी पूरी कोशिशें करेंगे। और ये लास्ट अंतिम समय है, इस समय पे टूटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। अगर डर लग रहा है का मतलब है आप कर नहीं रहे हो। डर हमेशा उसी बच्चे को लगता है जो कम कर रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में जगह है। तो इतना ज्यादा करो, इतने बिजी रहो, इतने बिजी रहो कि डर का समय नाम लगे। क्योंकि डर तो नॉर्मल है लगना। जब भी आप वैसे देखोगे तो डर लगेगा, तो डर लगना नॉर्मल है, तो डर नहीं लगना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा करो, दिमाग को एकदम इंगेज रखो, पढ़ते रहो, सब चीजें करते रहो। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहिए।